हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, कल हमने रुद्रप्रयाग जनपद का पार्ट 1 पढ़ लिया है। देखिए, कल हमने रुद्रप्रयाग जनपद का गठन और रुद्रप्रयाग जनपद में जो रुद्रप्रयाग जनपद को शिव नगरी कहा जाता है, वह क्यों कहा जाता है, और रुद्रप्रयाग जिस चीज़ के लिए फेमस है, वह प्रमुख मंदिर है वहाँ का केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर की स्टोरी और केदारनाथ में भगवान शिव के पूजा स्थल की बात की थी हमने, और जो हमारे पंच केदार हैं उनकी हमने कल बात की थी। और इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना था कि कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने जो जो पढ़ा था वो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा उसके, और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आगे आज। देखिए दोस्तों, केदारनाथ मंदिर है जो, इसी के समीप आपको मिलती है शंकराचार्य समाधि स्थल। ठीक है, क्योंकि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे दोस्तों, उन्होंने केदारनाथ में ही अपना देह त्याग किया था। ठीक है, तो इसी वजह से शंकराचार्य जी की समाधि स्थल भी दोस्तों केदारनाथ में ही है। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कई बार कि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कहाँ है, तो वो है आपकी केदारनाथ में। देखिए, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। अभी से ध्यान रखें कि केदारनाथ में ही भगवान शिव जी का जो मंदिर है केदारनाथ, उसी के समीप ही शंकराचार्य की समाधि स्थल भी है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि शंकराचार्य की तपस्थली नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो वो है आपका जोशी मठ। जोशी मठ आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, इस पॉइंट को भी अलग से ध्यान रखेंगे कि जो समाधि स्थली है वो तो क्या है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, पर जो तपस्थली है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, वो है आपकी जोशीमठ में, और जो कि आपका चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे चमोली जनपद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक मेला लगता है, बहुत ज़्यादा फेमस मेला है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। उस मेले का नाम है अन्नकूट मेला, और उसे ही भतुज मेला नाम से भी जानते हैं, भतुज उत्सव या फिर भंतुज उत्सव। तो ये एक ही मेले के इतने नाम हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी केदारनाथ में ही लगता है, और ये लगता है दोस्तों श्रावण मास में। ठीक है, सावन के महीने में लगता है, खासकर सावन के महीने में कब लगता है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले। ठीक है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले, रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है आपका भतुज उत्सव या फिर अन्नकूट मेला। इस पॉइंट को भी जरूर नोट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि ऊखीमठ में पड़ता है हमारा। यह है ओमकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ जी की पूजा का स्थल है, शीतकालीन पूजा का स्थल। ठीक है, केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा का स्थल आपका ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि ऊखीमठ में है। और आपको पता है दोस्तों कि जो केदारनाथ भगवान जी का मंदिर है, इसके कपाट जब सर्दियां शुरू होती हैं, बर्फ वहां पे गिरने लगती है, तो फिर कपाट बंद हो जाते हैं। तब तक क्या होता है, शीतकालीन पूजा जो होती है केदारनाथ भगवान की, वह ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। ठीक है, और जब फिर कपाट खुलते हैं तो फिर बाबा केदार का डोला फिर से केदारनाथ मंदिर में जाता है, वहां पे उन्हें स्थापित किया जाता है। और फिर वो फिर उसके बाद फिर जैसे ही बर्फ गिरती है, उसके बाद फिर से यही शीतकालीन आवास में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा स्थल, शीतकालीन पूजा स्थली के नाम से कौन सा स्थान फेमस है, या फिर कहाँ पे उनकी शीतकाल में पूजा की जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट ये है कि जो केदारनाथ मंदिर है, उसके कपाट खुलने का समय है आपका अक्षय तृतीया, जो कि लगभग अप्रैल में पड़ती है। ठीक है, और कपाट बंद होने का समय है केदारनाथ जी की कार्तिक पूर्णिमा, जो कि लगभग नवंबर में पड़ता है। तो ऐसे ही हर बार होता है, अक्षय तृतीया को कपाट खुलते हैं, फिर कार्तिक पूर्णिमा को कपाट बंद हो जाते हैं। इन्हें भी लिख लीजिएगा। देखिए, अगला पॉइंट है दोस्तों हिमालय काष्ठकला इंस्टीट्यूट। ये है रुद्रप्रयाग के फाटा में। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है, नरेंद्र जमलोकी एक व्यक्ति थे। उन्होंने 10 अप्रैल 1956 को सर्वोदय मंडल स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, सर्वोदय मंडल की स्थापना की फाटा में। फिर सर्वोदय मंडल जो था, उसने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी फाटा में। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, छोटा सा ही पॉइंट है। नरेंद्र जमलोकी ने क्या किया था, 10 अप्रैल 1956 को सर्वोदय मंडल की स्थापना की थी,
और फिर सर्वोदय मंडल ने स्थापित किया हिमालय काष्ठकला इंस्टीट्यूट फाटा में। ठीक है, वैसे पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हिमालय काष्ठकला इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है आपका फाटा, रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद के एक आध नृत्य हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। उसमें से आपका है एक पांडव नृत्य। देखिए वैसे हम नृत्य, मेले, जो ये सारी चीजें हैं, ये हम सांस्कृतिक तत्वों में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए पांडव जो नृत्य है इसे पंडव नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी भाषा में पंडव नृत्य भी कहते हैं। और एक नृत्य और है दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, जो वो है आपका बगडवाल नृत्य। बगडवाल नृत्य, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे इसमें। और वैसे हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, और क्योंकि अन्य भी यहाँ पे मेले और नृत्य हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो हम सब आर्ट एंड कल्चर वाले लेसन में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये दोनों पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों नृत्य आपका रुद्रप्रयाग जनपद में ही किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है मद्महेश्वर नाथ। ठीक है, मद्महेश्वर नाथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो मद्महेश्वर नाथ है दोस्तों, यह भगवान शिव का, मतलब यह यहाँ पे भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है, और यह द्वितीय केदार है। ठीक है, प्रथम केदार हमारा केदारनाथ है, द्वितीय केदार हमारा क्या है, मद्महेश्वर नाथ। और मद्महेश्वर नाथ है जो दोस्तों यहाँ पे भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। एक तो यहाँ पे शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है, ये आपने नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है इसमें कि चौखंबा शिखर पर है मद्महेश्वर नाथ मंदिर। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये द्वितीय केदार हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तुंगनाथ। तुंगनाथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। देखिए एक तो ये तृतीय केदार है तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान शिव जी की बाह मिली थी। ठीक है, जब पांडवों को उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे ना, तो जब भीम होते हैं जो, वो जब उस बैल को पकड़ लेते हैं तो बैल का सिर्फ कुबड़ वाला भाग ही भीम के हाथ में रह जाता है, बाकी सारा जो शरीर है वह पृथ्वी में धंस जाता है, अंदर समा जाता है। और उसके बाद उन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मतलब शिव जी के अलग अलग अंग मिलते हैं। तो तुंगनाथ में मिलती हैं भुजाएं। शिव जी की यहाँ पे भुजाओं की पूजा की जाती है। और जो तुंगनाथ है दोस्तों, यहाँ पर पूजा की जाती है स्थानीय मठानियों द्वारा। ठीक है, स्थानीय मठानी यहाँ पे पूजा करते हैं। और जो तुंगनाथ है दोस्तों, यह चंद्रशिला पर्वत पर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही का एक करंट अफेयर है दोस्तों, कि जो तुंगनाथ है इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया इसे केंद्र सरकार द्वारा, और मार्च 2023 की ये बात है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि मार्च 2023 में तुंगनाथ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। क्या पता आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि तुंग मतलब निम्न में से किस केदार को या फिर किस देव स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में, तो वो है आपका तुंगनाथ। अब देखिए दोस्तों, जो तुंगनाथ है इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि दोस्तों जो तुंगनाथ मंदिर है ना, ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, और कितने मीटर की ऊंचाई है इसकी, समुद्र तल से 3680 मीटर। इस उसको भी, इस मेजरमेंट को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ, 3680 मीटर पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। और ये पॉइंट भी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर, सबसे सबसे ऊंचाई पर जो देव स्थल है वो है आपका तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, अगर बात चार धाम की आएगी कि मतलब चार धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, तब तो आपका केदारनाथ आंसर है। पर जब बात आती है उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित देव स्थल है आपका तुंगनाथ। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पे। देखिए मार्कंडेय मंदिर है मक्कू मठ में। हमने मक्कू मठ पढ़ा था पीछे। मार्कंडेय मंदिर है मक्कू मठ में, और मक्कू मठ में ही शीतकालीन, मतलब शीतकाल में पूजा की जाती है तुंगनाथ भगवान की। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मक्कू मठ के मार्कंडेय मंदिर में तुंगनाथ की शीतकाल में पूजा की जाती है। फिर जब कपाट खुलते हैं तो इनको फिर से तुंगनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, और बर्फ जब गिरती है तो यहाँ पे फिर बहुत टफ हो जाता है सब कुछ करना। फिर जब कपाट बंद हो जाते हैं तो पूजा करनी तो आवश्यक है। इस वजह से तुंगनाथ भगवान को यहाँ से उठाकर फिर मक्कू मठ के मार्कंडेय मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, और वहीं पर उनकी नियमित पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो तुंगनाथ मंदिर है इसके पास में 5 शिलाएं हैं। इन 5 शिलाओं में से कुछों के क्वेश्चन बने हैं, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से और प्रश्न पूछे जाएं। देखिए एक तो पूछा गया है कि ये रावण शिला कहाँ है।
तो रावणशिला तुंगनाथ के समीप है। इसके अलावा चंद्रशिला, नारदशिला, धर्मशिला और गरुड़ शिला, तो ये 5 की 5 शिलाएं हैं आपकी तुंगनाथ मंदिर के पास में, ठीक है ना। तो इन सारे शिलाओं को ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ है, तुंगनाथ के समीप, क्योंकि शिलाएं आपको उत्तराखंड में बहुत सारे स्थानों पर मिलेंगी। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने माइंड में कि कौन सी शिला कहाँ पे है। तो अभी से बिल्कुल क्लियर लेके चलिए कि रावणशिला, नारदशिला, चंद्रशिला, धर्मशिला, गरुड़शिला, ये 5 शिलाएं आपकी तुंगनाथ मंदिर के पास में हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो तुंगनाथ है इसे ऋषि मार्कंडेय की तपस्थली भी माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सोनप्रयाग की ओर। हाँ दोस्तों, तुंगनाथ से एक आध पॉइंट और रह गए थे जो कि आपको सुन लेनी चाहिए सीधे सीधे। देखिए, हमने पढ़ा था ना हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये हमने श्रीनगर गढ़वाल में पढ़ा था, पौड़ी गढ़वाल में। एक सेकेंड को लिख लेती हूँ एक बार। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियो उधर नहीं लिखा जा रहा, फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। देखिए दोस्तों, ये तो है हमारा पौड़ी जनपद में, पर हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का की एक प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला, ये आपकी तुंगनाथ में है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि यार हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर का की एक प्रयोगशाला है, वह कहाँ स्थापित की गई है। तो अगर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी होती तो हम श्रीनगर ही इसको करके आते, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ श्रीनगर का नाम सुना है ना। तो देखिए, इसकी एक जो प्रयोगशाला है वे हमारी तुंगनाथ में है, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो तुंगनाथ है इसमें यहाँ पे जो एक पर्वत है वह है चंद्रशिला पर्वत, ठीक है। तुंगनाथ से एक सेकेंड, हाँ, तुंगनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और चंद्रशिला नामक पर्वत है। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ स्थित है। तो यहाँ पर पहुँचने पर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें मिलता है पूरे हिमालय का वहाँ पे से, ठीक है। और इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। ये याद करने वाला ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। और ऐसा भी माना जाता है कि यहीं से पांडवों, मतलब जो ये तुंगनाथ है, जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए आए थे, ये हिमालय में कैलाश की यात्रा उन्होंने जब की थी, तो उन्होंने उस समय तुंगनाथ मंदिर को बनाया था, ठीक है। और फिर कालांतर में जब आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था, तो उस समय फिर उन्होंने इसे स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोस्तों वो हाई एल्टीट्यूड वाला था, उसको आप ज़रूर नोट करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेज के लिए बताने वाली थी, तो उसे ज़रूर नोट करेंगे आप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सोनप्रयाग, पहले तो ये ध्यान रखेंगे सोनप्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। कई बार सीधे प्लेसेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे पौड़ी से क्वेश्चन बना था दोस्तों, मतलब ऐसे बना था कि खिरसू नामक प्लेस कहाँ है, और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे बीच से उठा के बन जाते हैं। जैसे सोनप्रयाग कहाँ है, ऑप्शन अगर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि रुद्रप्रयाग जनपद में है हमारा सोनप्रयाग। और देखिए दोस्तों, सोनप्रयाग है प्लस इसमें क्या होता है, किन किन नदियों का संगम होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बना भी है कि सोनप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, वासुकी गंगा, सोनगंगा के संगम पर है सोनप्रयाग, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सोनप्रयाग के जल को छूने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बस इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सोनप्रयाग कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अगला अन्य महत्वपूर्ण स्थल है आपका गौरी कुंड, ठीक है। देखिए दोस्तों, गौरी कुंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे गर्म जल कुंड है, गर्म जल कुंड, और ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कुंड गर्म जल कुंड है, कौन सा कुंड गर्म जल कुंड नहीं है, नारद कुंड, वशिष्ठ कुंड, ब्रह्म कुंड या फिर गौरी कुंड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौरी कुंड आपका एक गर्म जल कुंड है, ठीक है। और ये कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग जनपद में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए दोस्तों, जो गौरी कुंड है यह एक तो केदारनाथ यात्रा का एक पड़ाव है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और
यहीं तक आपका ये मोटर वाहनों का अंतिम स्टेशन है एक प्रकार से गौरीकुंड। इसके बाद फिर पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो केदार खंड है हमारा, उसमें ऐसा बताया गया है कि माता गौरी ने कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए ऋतु स्नान इसी गर्म जल कुंड में किया था। वैसे तो यहाँ पे दो दो कुंड हैं, पर एक आपका गर्म जल कुंड है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि माता गौरी ने, माता पार्वती ने जब कार्तिकेय की मतलब कार्तिकेय की उत्पत्ति की थी, तो उस समय उन्होंने ऋतु स्नान किया था यहीं पर। और जो गर्म जल कुंड है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गणेश जो थे ना, शिव जी के छोटे पुत्र, माता गौरी और शिव जी के छोटे पुत्र गणेश, उनका गजानन बनने का कारण भी आपका यही गौरी कुंड माना जाता है, जो गर्म जल कुंड है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब माता गौरी गर्म जल कुंड में स्नान कर रही थी, तो उन्होंने जो गणपति थे उनसे कहा था, मतलब गणेश थे, उनसे कहा था कि भाई आप यहाँ पे क्या करो, पहरा दो। पर शिव आते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि ये मेरा पुत्र है, और उसके बाद शिव जी कहते हैं कि भाई मुझे मिलना है, मुझे अंदर जाना है। तो जो गणेश भगवान होते हैं वो उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। शिव कई बार आग्रह करते हैं उनसे, पर वो अपनी, क्योंकि वो माता की आज्ञा से वहाँ पे बैठे होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं, तो वो मना करते हैं और शिव जी को क्रोध आता है और वो झट से गणपति जी की क्या करते हैं, मतलब उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जो गौरी कुंड है दोस्तों, इसी के पास ही मुंडकटिया गणेश, एक सेकेंड, हाँ, मुंडकटिया गणेश, और इसे हम सिरकटा गणेश मंदिर नाम से भी जानते हैं, तो उनका भी मंदिर है। गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर पहले ये पड़ता है, ये वाला मंदिर मुंडकटिया गणेश, ठीक है। और जब उनका सर धड़ से अलग हो जाता है, उसके बाद फिर माता क्रोध में आती हैं, फिर शिव उन्हें शांत करने के लिए फिर अपने गणों को भेजते हैं, भाई आप जो भी आपको जीव मिले उसकी गर्दन आप ले आओ। इस प्रकार फिर गजानन गणपति जी बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी रहती है, और यही मान्यता है स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा बोला गया है कि जो गणेश जी हैं उनका गजानन बनने का कारण भी यही गौरी कुंड है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक चीज और है कि जो यहाँ पे ठंडा जल कुंड है, उसमें पितृ तर्पण कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और जो गौरी माता है, इनकी पूजा अर्चना यहाँ के स्थानीय जो गोस्वामी लोग हैं वो लोग करते हैं। तो ये गौरीकुंड की दोस्तों एक स्टोरी है। अब यहाँ से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ध्यान देंगे, और ये स्टोरी भी ध्यान देंगे। हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें लगेंगी उनको आप नोट भी करते हुए चलेगा, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी है, तो उन सबको ऐसे लिखना थोड़ा सा टफ सा है, इसलिए मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं नोट्स के रूप में। तो आप भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगेंगी, इसी में नहीं, मतलब जो जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी उनको लिखते हुए चलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गौरी कुंड, पहली बात तो यहाँ पे गर्म जल कुंड है। बहुत बार पूछा गया है कि गौरी कुंड, जो गर्म जल कुंड है वो किस उसमें है, किस जनपद में है, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। अगला पॉइंट है कार्तिकेय की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई थी। और अगला पॉइंट ये भी है कि गणेश की गजानन बनने की स्टोरी भी यहीं से जुड़ी हुई है। देखिए, माता गौरी का यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है। और इसके समीप ही दोस्तों मुंडकटिया या फिर सिरकटे गणेश की का भी एक मंदिर है। इस पॉइंट को भी यहीं पे नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगस्त्य मुनि के तरफ, ठीक है। देखिए, अगस्त्य मुनि भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद का ही एक प्रमुख प्लेस है। ये मंदाकिनी और झूलगढ़ नदी के संगम पर है। ये प्रश्न बना है दोस्तों कि मंदाकिनी मतलब अगस्त्य मुनि का संगम, मतलब सॉरी, अगस्त्य मुनि जो प्लेस है वह किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये है आपकी मंदाकिनी और झूलगढ़। अब देखिए, अगस्त्य मुनि में आपका अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि अगस्त थे, उन्होंने तप किया था। और रामायण में ऋषि अगस्त का जो वर्णन मिलता है, ऐसा मिलता है कि एक स्त्री थी लोपामुद्रा, तो उनके पति थे आपके अगस्त। ऐसा मतलब रामायण में बताया गया है कि अगस्त लोपामुद्रा के पति थे, और अगस्त ने यहाँ पे फिर तप किया था, और फिर यहाँ पे उन्हें दर्शन मिले थे, तो उन्होंने अगस्तेश्वर महादेव मंदिर की यहाँ पे स्थापना की थी। और जो अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों,
इन्हें संसार से मुक्त कराने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है चिरबिटिया सियालसोड़, ये रुद्रप्रयाग जनपद की क्या है, पर्यटक स्थल हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, चिरबिटिया कहाँ है, सियालसोड़ कहाँ है और रामबाड़ा कहाँ है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला प्लेस है दोस्तों गुप्त काशी। गुप्त काशी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद का एक प्लेस है और गुप्त काशी को दोस्तों विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुंड है दोस्तों, वो है आपका मणिकर्णिका कुंड। मणिकर्णिका कुंड भी आपका दोस्तों गुप्त काशी में ही है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और यहीं पे आपका है अर्धनारीश्वर मंदिर, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कोटेश्वर महादेव गुफा। कल हमने शुरू में ही इसे पढ़ लिया था, फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए पांडवों को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तो वो हिमालय की ओर आते हैं श्री कृष्ण के सुझाव पर, ताकि वो अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकें, आत्मग्लानि से वो बाहर आ सकें। और शिव जी के साक्षात दर्शन उन्होंने करने थे, पर जो शिव थे वो पांडवों से रुष्ट थे और वो पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। तो शिव जी कोटेश्वर गुफा है, एक गुफा है दोस्तों, वहाँ पे आपका कोटेश्वर महादेव मंदिर है अभी भी रुद्रप्रयाग में। तो वहाँ पे शिव जी क्या करते हैं, तप करते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि पांडव मेरी ओर आ रहे हैं, तो फिर वो कोटि शिवलिंगों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, शिवलिंग बन जाते हैं और इस वजह से इस गुफा का नाम कोटेश्वर गुफा पड़ा है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दोस्तों पूछे जाते हैं, वो है एक तो कोटेश्वर महादेव गुफा, ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। कई बार दोस्तों कोटेश्वर गुफा भी आता है, हाँ ये भी ध्यान रखेंगे, कोटेश्वर गुफा या फिर कोटेश्वर महादेव गुफा, ये दोनों एक ही प्लेस के नाम है और ये आपका रुद्रप्रयाग में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है अलकनंदा के तट पर, ठीक है। सदा नीरा गुफा है ये, यहाँ पे आपको पानी हमेशा मिलेगा और वो है अलकनंदा नदी का पानी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। अब कोटेश्वर महादेव गुफा में कोटि शिवलिंग में शिव विभक्त हो गए थे, तो इस वजह से रुद्रप्रयाग को शिव की नगरी कहा जाता है, ये कल हमने पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों अगला है काली मठ। काली मठ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो महाकवि कालिदास थे उनका यहाँ पे जन्म हुआ था, इसी के आसपास, मतलब देखिए काली मठ है, काली शिला है, ये थोड़ा आसपास ही हैं सारे प्लेसेस यहाँ पे। और काली मठ के कविल्ठा नामक स्थान पर हुआ था कालिदास जी का जन्म, और इसीलिए कवि स्थलम नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। और इन्हें ऐसा माना जाता है कि कालिदास को शाप था, फिर ये शाप के मतलब इन्हें ये शाप था कि आप अपने प्लेस में रह के आप प्रसिद्धि नहीं पाओगे। फिर कालिदास जब तपस्या करते हैं, फिर उसके बाद वे उज्जैन जाते हैं, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक बनते हैं और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कालिदास थे जो महान कवि, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उनकी जन्मस्थली भी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड के काली मठ में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो काली मठ है ये महाकाली जो माता शक्ति हैं उनका भी एक प्रतीक है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब शुंभ निशुंभ जो दैत्य थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था देवताओं को, आम जनों को, तो फिर यहाँ पे कंदराओं में देव आते हैं और कंदराओं में क्या करते हैं, गुफाओं में यहाँ पे फिर माता काली की आराधना करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। और एक और राक्षस होता है रक्त बीज, जिसका मतलब थोड़ा सा भी अगर कट के लहू गिरे तो फिर नया रक्त बीज, नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो राक्षस थे उनसे निजात पाने के लिए देवता और जो लोग होते हैं वो यहाँ पे तप करते हैं। तो फिर माता काली प्रकट होती हैं और वो फिर इन सभी दैत्यों का दमन करती हैं और इन मतलब देवताओं को और जो आमजन है उनको इन सब से निजात दिलाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसी मान्यता है काली मठ की। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो 3 शक्तियाँ हैं, माता काली
या फिर जिन्हें हम माता शक्ति के नाम से भी जानते हैं, और महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों यहाँ विराजित हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो काली मठ भी आपका दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, एक तो कालिदास की जन्मस्थली कालीमठ के कविल्ठा नामक प्लेस पे है, और इसी स्थान को कविस्थलम भी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, तांत्रिक सिद्धपीठ के रूप में कालीमठ को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब महाशक्ति की बात हो रही है तो तांत्रिक सिद्धपीठ है आप यहाँ पे, और यहाँ पे महाकालिका मंदिर है, जिन्हें खडेड़ कालिका मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पे मूर्ति नहीं है दोस्तों, रजत वेदिका है। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। और ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती इस स्थान पर विराजमान हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। हाँ, उमा नारायण मंदिर, हाँ इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अगला मंदिर है दोस्तों उमा नारायण मंदिर। उमा नारायण मंदिर भी दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि उमा देवी मंदिर कहाँ है, तो ये आपका कर्णप्रयाग चमोली में। ठीक है, उमा देवी मंदिर। अब देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले हैं ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों को यहीं पे करा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। उमा नारायण मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है, और उमा देवी मंदिर आपका कर्णप्रयाग चमोली जनपद में है, और ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उमा नारायण मंदिर की बात करते हैं। उमा नारायण मंदिर दोस्तों, यहाँ पर 7 कुंड हैं, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बस फिर भी नोट कर लेंगे। देखिए, उमा नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण की काले रंग की प्रतिमा है। पूरा बैक हो जा रहा है, ये फोन में ऐसी दिक्कत हो रही है। देखिए, लक्ष्मी नारायण की काले रंग की प्रतिमा है उमा नारायण मंदिर में, और ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है उमा नारायण मंदिर। अगला मंदिर है दोस्तों सारणेश्वर मंदिर। सारणेश्वर मंदिर भी दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। अब देखिए, सारणेश्वर मंदिर है जो दोस्तों, ये सारणेश्वर महाराज की सारणेश्वर महाराज का मंदिर है। और बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक महायज्ञ होता है लगभग हर 12 वर्षों में। ठीक है, लगभग हर 12 वर्षों में यज्ञ होता है, और सारणेश्वर महादेव हैं जो सारणेश्वर महादेव हैं, इनका डोला मतलब आसपास के गांव में घुमाया जाता है, रात रात चलती है यहाँ पे। और फिर पास का ही एक गांव है, उस गांव का नाम है कुमड़ी गांव। ठीक है, कुमड़ी गांव में माता कुष्मांडा का निवास माना जाता है, और कुमड़ी गांव से कुष्मांडा माता की प्रतिमा को यहाँ लेके आया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुष्मांडा माता हैं, ये सारणेश्वर महादेव की धर्म बहन है। ठीक है, धर्म बहन है उनकी। और इन 12 मतलब प्रत्येक 12 वर्ष में जब महायज्ञ होता है, तो कुमड़ी गांव में माता कुष्मांडा को वहाँ पे आमंत्रित करने के लिए जाते हैं सारणेश्वर महादेव, और यहाँ पे फिर यज्ञ होता है। और इस मंदिर के दोस्तों गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग की प्रतिमा है, और इसके साथ ही यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान हैं अपनी बुआ के साथ, जो कि कुष्मांडा माता को माना गया है इसमें। तो ऐसी यहाँ पे मान्यता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो सारणेश्वर महादेव मंदिर है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पे हाँ मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 12वीं वर्ष में क्या होता है, महायज्ञ होता है, महायज्ञ। बस ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला मंदिर है दोस्तों जाख देवता मंदिर। जाख देवता मंदिर भी दोस्तों आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। देखिए, जाख देवता जो हैं, इन्हें यक्ष यक्ष माना जाता है, इन्हें यक्ष देवता। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि यक्ष थे जो, ये शिव जी के पुजारी थे, इस वजह से इन्हें शिव जी का एक गण भी मानते हैं। शिव जी के गण होते हैं ना, मतलब ये शिव जी के गण माने जाते हैं यक्ष। ठीक है, और ये उस क्षेत्र के
क्या बोलते हैं, रक्षक देवता भी माने जाते हैं जाख। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जाख देवता मंदिर है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। देखिए वैशाख में जाख मेला लगता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि जाख मेला कहाँ लगता है, तो जाख मेला आपका कहाँ लगता है, रुद्रप्रयाग जनपद में और इसी मंदिर में लगता है। और जाख देवता के कारण ही यहाँ के कुछ प्लेसेस का नाम ऐसे पड़ा है, देखिए जखणी, जखोली, जखोली धार, ऐसे करके इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये गणेश भगवान के भी उपासक थे, तो ये गणेश भगवान के भी सेवक इन्हें माना जाता है। कोई इन्हें महादेव की प्रमुख गण के रूप में मानता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से नोट करेंगे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट ताल है दोस्तों बधानी ताल। देखिए दोस्तों ताल, कुंड और ग्लेशियर, बुग्याल, झरने, पर्वत, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि रुद्रप्रयाग का बहुत ज़्यादा फेमस ताल है बधानी ताल। इस वजह से हम बधानी ताल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों बधानी ताल पढ़ने से पहले हम त्रिजुगी नारायण पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों जो त्रिजुगी नारायण है ये बहुत ज़्यादा फेमस है शिव पार्वती विवाह के लिए। देखिए ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती विवाह हुआ था त्रिजुगी नारायण में, हमारे उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण में, नारायण मंदिर में ही हुआ था शिव पार्वती का विवाह। और इसमें जो पुरोहित थे वे थे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी इसमें पुरोहित माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो इसमें यज्ञ प्रज्वलित किया था वो श्री हरि विष्णु ने किया था। श्री हरि विष्णु ने यज्ञ इसमें प्रज्वलित किया था। और इन्होंने जब यज्ञ प्रज्वलित किया था तो उसकी धुनी आज भी वहाँ पे जल रही है। देखिए दोस्तों जो गांव से होगा या फिर जो मतलब पहाड़ से होगा, जो पहाड़ी होगा उसे पता होगा धुनी क्या होता है। जागर लगती है, जागर लगने से पहले धुनी खोली जाती है, धुनी जलाई जाती है। और तो उसी प्रकार से आपने वो गाना सुना होगा ना नरेंद्र सिंह नेगी जी का कि हाँ मतलब ऐसे कुछ है त्रिजुगी नारायण वाला गाना, हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, वो वाला। तो उसमें भी बोलते हैं कि तीन जुगों बेटी धूनी जली छा, पूजा 12 मासा, मतलब 12 मासों में पूजा की जाती है और 3 युगों से ये धुनी लगातार जल रही है, ऐसा माना जाता है। और अभी भी वो जल रही है दोस्तों वहाँ पे। तो ये आपका त्रिजुगी नारायण है जो कि आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में। और यहाँ पे आज भी अखंड धुनी है, अखंड धुनी। धुनी को आप ज्वाला कह सकती हैं दोस्तों। ठीक है। मतलब जो पहाड़ी हैं उन्हें तो समझ आएगा, पर जो प्लेन से हैं उन्हें समझ नहीं आएगा ना। तो धुनी को आप ज्वाला कह सकते हैं एक प्रकार से। यहाँ पे अभी भी एक कुंड है जिसमें आग जलती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु ने ये यज्ञ प्रज्वलित किया था जब शिव पार्वती विवाह हुआ था। ठीक है। अब इसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग फैक्ट है दोस्तों। देखिए त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है ये है माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु, श्रीहरि विष्णु जी को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये शिव पार्वती को समर्पित है। ये जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है यहाँ पर विवाह तो माता शिव मतलब माता पार्वती और शिव जी का हुआ था, पर जो ये मंदिर है ये समर्पित है दोस्तों लक्ष्मी माता जी और भगवान श्री विष्णु जी को ये मंदिर समर्पित है। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा दोस्तों। आप इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा इस वाले पॉइंट को कि त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है ये समर्पित है लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी को। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि श्री हरि विष्णु जी की उपस्थिति में यहाँ शिव पार्वती विवाह हुआ था और यहाँ पे एक अखंड धुनी है आज भी। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, अखंड धुनी आज भी यहाँ पे क्या है, प्रज्वलित है। और शिव पार्वती विवाह के लिए ये काफी ज्यादा जाना जाता है। अब देखिए त्रिजुगी नारायण है जो दोस्तों, इससे लगभग लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है बधानी ताल। बधानी ताल भी आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। अब देखिए क्या होता है, आज भी त्रिजुगी नारायण में कई शादियां होती हैं, वहाँ पे कई विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं अभी भी। तो क्या होता है यहाँ से जो यज्ञ है, यज्ञ में जो जौ तिल जितनी भी मतलब यज्ञ की सामग्री होती है ना, वो इसमें जब आहुति दी जाती है तो इसकी जो राख है वो सीधे जाती है बधानी ताल में। ठीक है। बधानी ताल में जाती है। और बधानी ताल में दोस्तों जो बधानी ताल का मुहाना है यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, पर जो ग्रामीण है दोस्तों वो इन मछलियों को नहीं खाते हैं। ऐसी भी ये अपनी एक मान्यता रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है
बधानी ताल से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये यज्ञ। तो ऐसा यहाँ पे ये लोग मान्यता है इनकी। अब देखिए ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे ना, तो उस समय द्रौपदी थी जो, द्रौपदी को पानी की प्यास लगती है और जो अर्जुन होते हैं वे एक तीर से बधानी ताल के यहाँ पे तीर मारते हैं और फिर पानी प्रकट होता है, तो वही आपका बधानी ताल है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के तीर से बधानी ताल यहाँ पे बना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। और आज का वीडियो काफ़ी है इतना, तो आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।